अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का जो लेक्चर है मैं सेकेंड ईयर मैथ्स वालों के लिए एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 डिटेल्ड में समझाई थी और उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे दो पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को फाइंड किया जाता है। दो पॉइंट्स कोई भी हों उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंडली ये है, मैंने 4.2 के अंदर आप लोगों को ट्रांसलेशन एंड नोटेशन ऑफ एक्सेस के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम लोग जो इस एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट लाइन जो है उसको आप एब्रीवेशन के तौर पर एस टी डॉट या डैश लाइन के नाम से लिखते हैं। आइंदा आप लोगों को जहाँ मैं ये एस टी डैश लाइन लिखूँगा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने स्ट्रेट लाइन का लफ्ज़ ही यूज़ किया है। तो सेकेंडली बात ये है कि कोई पूछ लेता है आपसे क्या स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो आपने बताना है कि कहीं भी एक्स वाई प्लेन में किसी जगह पे भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आपके पास आता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जो शेप आपके पास आती है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह मैंने समझाया था 4.1 एक्सरसाइज के अंदर कि दो पॉइंट्स जब आप एक्स वाई प्लेन में लिखते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन के बारे में एक छोटा सा पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट असल काम ये है कि स्ट्रेट लाइन की कुछ इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन के बारे में वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। उसकी तरफ जा रहा हूँ अब एक्सरसाइज के मेन काम की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आज के लेक्चर में बता रहा हूँ। आप लोगों को ये पता होंगी तो आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। वर्ड मैंने लिखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये क्या चीज़ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसके लिए देखो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की हुई है, यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इस स्ट्रेट लाइन को अमूमी तौर पर हम लोग इस एक्सरसाइज में एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी व्हाटसोएवर इज़, इसका नाम मैंने फ़िलहाल अल्फ़ा रखा है, वो एंगल कहलाएगा उस स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसका मतलब है अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेगा कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो डिफ़ाइन कैसे करोगे। एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन makes with x-axis in एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्ट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसे कहेंगे कि वो उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सबसे पहले जो आपको ज़हन में होनी चाहिए चीज़ स्ट्रेट लाइन के बारे में वो ये होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका क्या होता है और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, सेकंड बात जो आपको इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पता होनी चाहिए वो है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मैंने आपसे पहले बोला था कि आपने उसको एस टी डैश लाइन से उमूमन इस एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट करना है। चलें स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की तरफ आता हूँ कि किन चीज़ों की मदद से आप किसी लाइन की स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो बात ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। अब अगर मुझे वो कहता है, और ये समझ बिलफर्ज इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर जाएं तो जब आप इस लाइन के बेटा ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे साथ साथ आपने इस तरफ यानी एक्स एक्सिस पे भी आपका डिस्टेंस बढ़ा होगा जब आप ऊपर जाओगे इस लाइन के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के ऊपर भी जो उनसे आपका डिस्टेंस बढ़ा होगा। इसका मतलब है कुछ डिस्टेंस आप ये वाला हिस्से में तय कर रहे होगे और कुछ ये वाला हिस्सा होगा, डिस्टेंस होगा। अच्छा, जो एक्स एक्सिस वाला हिस्सा आपने कवर करना है जब ऊपर जाएंगे इस लाइन के लॉन्ग, तो वो आप रन कर रहे होंगे।
और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप डिस्टेंस तय करोगे वो राइज कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे मैथमेटिकली स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, तो आपने कहना है जो राइज और रन की रेशो है उसे कहते हैं वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। रेशो ऑफ राइज टू रन ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इट्स स्लोप। तो सिंपल जो आप अगर वर्डिंग में डेफिनेशन कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन स्लोप, तो स्लोप एक्चुअल में किसी स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस को चेक करने का अमल है, यानी कितनी वो लाइन हमवार है उस वर्ड को उस कैलकुलेशन को कहते हैं कि वो किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप है। लेकिन अगर आप इसको किसी फॉर्मूले की शेप में, किसी इक्वेशन की शेप में लिखना चाहो कि व्हाट इज़ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो आपने जस्ट राइज टू रन रेशो फाइंड करनी होती है, आपके पास स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अच्छा, अब बात तो ये है कि ये तो आपने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग गौर से चेक करो। ये अगर एक फिगर मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसमें ये वाला जो हिस्सा था वो आपका परपेंडिकुलर था और ये वाला जो हिस्सा है वो बेस है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो है, और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ एंगल है वो यहाँ लिख दिया। इसका मतलब है अगर आपसे कोई मैथमेटिकली किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में पूछता है तो आपने जस्ट सिंपल ये बताना है, और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं अमूमन स्मॉल एम से। तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई ये पूछता है बेटा कि व्हाट इज़ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो आपने कहना है किसी स्ट्रेट लाइन का अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो यानी अल्फ़ा पता हो, उसका टेंजेंट फाइंड कर लिया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कहलाती है। मसलन अगर आप लोग इस लाइन को गौर से देखो, ये मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ एंगल 0 है, यहाँ एंगल 90 है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ एंगल 0 है या 90 है तो ये बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से करती हुई जा रही, तो ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45। अगर मुझसे कोई इस लाइन की स्लोप पूछता है तो मैं जस्ट टेंजेंट 45 फाइंड करूँगा, एंड टेंजेंट 45 इज़ 1, लिहाजा इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आती है वो 1 के बराबर है। तो दो बातें अभी तक मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताई हैं, नंबर 1 के ऊपर कि व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और नंबर 2 के ऊपर व्हाट इज़ स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इससे अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, जो ज़रूरी बात है इस एक्सरसाइज को करने के लिए मज़ीद आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि अगर किसी लाइन की आपसे कोई कहता है स्लोप फाइंड करो और आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नहीं पता, तो फिर आप कैसे किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी तरफ ही मैं आ रहा हूँ। कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि यार एक स्ट्रेट लाइन है और उसका मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी अल्फ़ा मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है, और मुझसे कोई कहता है स्ट्रेट लाइन जिसका नाम आपने एल रखा हुआ है उसकी स्लोप बता दो, तो स्लोप फाइंड करने के लिए अब याद रखना है आइंदा से आप लोगों ने, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता ना हो और तब भी आपको स्लोप फाइंड करनी पड़ जाए, तो एटलीस्ट आपको इस लाइन के ऊपर कम से कम 2 पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। वो 2 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, बिलफर्ज ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसका नाम मैंने ये रख लिया। ये दूसरा पॉइंट है बेटा, इसका नाम बी है फ़र्ज़ कर लें, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर कोई कहता है इस लाइन की स्लोप फाइंड करें, आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स पता हैं, तो उसका फॉर्मूला हुआ करेगा पहले y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, चाहे y2 माइनस y1 लिखो, चाहे y1 माइनस y2 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, एक ही आंसर आएगा उससे। अगर y2 माइनस y1 लिखना है तो नीचे x2 माइनस x1 भी बताना पड़ेगा। इसे कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करने का सेकंड वे है। अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना पता हो तो फिर स्लोप इस फॉर्मूले से निकलेगी, और इसका फिर ये मतलब हुआ कि अगर एम निकालें यानी स्लोप फाइंड करनी है और 2 पॉइंट्स पता हैं किसी स्ट्रेट लाइन के, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। तो अभी मैंने इससे पहले वाली फिगर में बताया था एम होता किसके बराबर है, टेंजेंट अल्फ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट अल्फ़ा एक्चुअल में इसके बराबर है, और फिर उससे ये भी पता लग रहा है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस।
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि एक स्ट्रेट लाइन की कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल के दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ, हमें उस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता हैं, तो आप ये वाले फार्मूले से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप से के लिए तो ये फार्मूला यूज़ होगा ही। अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स पता हों, तो आप ऑब्वियसली उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से पहले, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आज के लेक्चर के अंदर, वो बता रहा हूँ स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि अगर मेरे पास ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये पॉइंट अब आप लोगों ने ज़हन में रखना है, सब लोगों ने जो बता रहा हूँ ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक लाइन का नाम मैंने L1 रख दिया, दूसरे का नाम L2 रख दिया। क्लियरली नज़र आ रहा है ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करती। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आप लोग, तो 2 लाइनें अगर एक दूसरे को कट नहीं करती तो आपस में पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल लाइन्स का सिंबल है, पैरेलल। अच्छा, अब अगर 2 लाइनें जो सी आपस में पैरेलल हैं, तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। स्लोप ऑफ L1 इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, और वो वैसे भी नज़र आ रहा है। इसकी स्लोप का नाम मैंने M1 और इसकी स्लोप का नाम M2 रखा। उसकी वजह ये वाले बेटा दोनों एंगल सेम है, यानी जो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वही इसका फिर ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, लिहाजा इन दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी। ये तीसरी बात आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताई है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये तो था पैरेलल लाइंस की कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। मसलन ये एक लाइन है और इसका नाम है L1। ये कोई ज़रूरी नहीं ऐसे आए, इसकी कोई फ़िक्स शेप नहीं है। और मेरे जहन में एकदम आया कि तुम लोगों को एक स्पेशल केस की तरफ मैं लेके जा रहा था, उस तरफ जाने की बजाय मैं एक जनरल फॉर्म की तरफ आता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम रखा है L1। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम बेटा मैंने रख दिया L2। जो इसके दरमियान एंगल है, फ़र्ज़ कर लिया 90 है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, इसका मतलब ये L1 इज़ परपेंडिकुलर L2, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ L2 शुड बी इक्वल टू -1। और इस स्लोप, इसकी स्लोप को उम्मीद तौर पे हम M1 से ज़ाहिर करते हैं, दूसरी लाइन की स्लोप को M2 से ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब वो -1 के इक्वल है। ये एक और पॉइंट है जो आइंदा आपके जहन में रहना चाहिए। इसकी भी एग्जांपल दी जा सकती है, फ़िलहाल आप लोग पॉइंट जहन में रखिएगा कि 2 लाइनें अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। 2 लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। यहाँ से एक बात जो और भी पता लग रही है वो क्या है कि अगर M1 फाइंड किया जाए तो वो -1 ओवर M2 के बराबर है, और अगर M2 फाइंड किया जाए तो वो -1 ओवर M1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, ये इस लाइन से नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट। तो स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल टू द स्लोप ऑफ अदर लाइन। 2 लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप उनकी कंडीशन को 2 वेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने बताया कि अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। नंबर 2 मैंने बताया कि आप इस तरह भी इस वर्ड को बोल सकते हो कि अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ओके, ये बातें मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को बता दी हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं किसी स्ट्रेट लाइन की, और उसके लिए आपको 2 क्या कंडीशंस पता होनी चाहिए। नंबर 1 या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, और नंबर 2 या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी वे मौजूद है तो आप स्ट्रेट लाइन की स्लोप बता सकते हो। सेकेंडली मैंने आपको ये बताया कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं, और अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो एक की स्लोप दूसरे की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। आए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उसकी तरफ आते हैं जी।
4.3 स्टार्ट हो गई है जी। देखो बात ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो उनसे अगर आप बुक खोलेंगे तो पेज 215 के ऊपर आपको वो पेज पे ये पहला क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर ये लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप। नंबर 1 स्लोप के लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लो और उसके ऊपर लिख लो कि m बराबर क्वेश्चन मार्क। और नंबर 2 कहता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन के लफ्ज़ को भी अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लिख लो अल्फ़ा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है दो चीज़ें वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। और फिर नीचे क्वेश्चन के एंड पे उसने एक लफ्ज़ लिखा स्केच ईच लाइन इन दी प्लेन। तो स्केचिंग जो सी है वैसे तो पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, स्केचिंग नहीं आती, लेकिन मैं एक पार्ट करते हुए आपके सामने इसकी स्केचिंग भी करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को बहरहाल ये दो बातें पता होनी चाहिए। और मैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट से इसका स्टार्ट ले रहा हूँ। ये 2 पॉइंट्स हैं। अभी मैंने जब आपके सामने ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है तो आपका आंसर होना चाहिए 2 पॉइंट्स के ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आता है वो एक स्ट्रेट लाइन को, ये पिक्चर आती है, फिगर आती है, शेप आती है, उसको कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये भी तो 2 पॉइंट्स हैं। वो कहता है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फिर जो लाइन आती है आपने उसकी स्लोप भी फाइंड करनी है, आपने उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बताना है। अच्छा, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बेटा अगर ये फ़र्ज़ कर लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो फार्मूले के मुताबिक आंसर आएगा 11 - 4 ओवर 5 माइनस, और जब -2 लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप का आंसर तो आ गया 1। अब नेक्स्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बताओगे, उसके लिए आपने बताना है कि हमें पता है m होता किसके बराबर है। ये मैंने आपको इस लेक्चर में बात समझाई थी। इसका मतलब है ये 1 एक्चुअल में m नहीं है बल्कि टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू है। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। वहाँ से अल्फ़ा निकालें तो आ जाएगा tan इनवर्स 1। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, इसका आंसर 45 आएगा। तो इस वे से आपने किसी भी लाइन का जो है वो स्लोप भी फाइंड करनी है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है, और उसके बाद अगर आपको कोई स्केचिंग के लिए कहता है या आपको स्केचिंग आप फाइंड करना चाहें इसकी स्केचिंग, तो आप उसकी स्केचिंग के लिए बड़ा इजी वे है आपके पास कि आपने 2 एक्सिस के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको x और y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देना है। मसलन ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो इजीली ये x की वैल्यूज़ 5 तक जा रही हैं, -2 पे भी वैल्यू है एक। मैंने ये पॉइंट्स का गैप रखा 2 का, ये समझ लो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ऑब्वियसली ये होगा -2। और जो y एक्सिस के ऊपर बेटा पॉइंट्स हैं, एक 4 है, एक 11 है। इसका मतलब है ये आपकी मर्ज़ी है, गैप जितना मर्ज़ी लें। तो मैंने इस पॉइंट को 4 कह दिया, इसको 8 कह लिया, इसको 12 कह लिया। तो जो पहला पॉइंट है वो है x -2, यानी x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है। इनको ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं कि x वाला पॉइंट जो है y एक्सिस के पैरेलल बढ़ाते हैं, y वाला पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल, जहाँ ये मीट करते हैं ये वो पॉइंट है -2 4। तो इसका मतलब आपने ये शेप दिखाते हुए यहाँ डॉट्स लगाने नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि आप इन दोनों पॉइंट्स की जगह देखेंगे और उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 4 और 6 के दरमियान x की वैल्यू होती है 5, और 8 और 12 के एंड पे जाके चौथा हिस्सा जो है इसका, थर्ड हिस्से के फ़ौरन बाद वो 12 है, तो थर्ड हिस्से के ऊपर ये एक दूसरे को मैच करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ जाके आपने ये दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर देना है। तो इन दोनों को मिलाने से ये जो लाइन आ रही है वो इसकी फ़िगर है। जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही आप लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट करने हैं। ये था इस क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसकी तरफ मैं आने लगा हूँ। आप लोगों ने क्या चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो ज़रा देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि बाय मीन्स ऑफ स्लोप, यानी स्लोप की मदद से शो करो फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन ए सेम लाइन। इसका मतलब है आपने ये बताना है कि आपके पास 3 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने ये शो करके दिखाना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C रख लिया जाए। तो हमने ये चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं।
कोलिनियर का बेटा मीनिंग होता है कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो से आप बुक से देखें उसको, तो आपको नज़र आएगा क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हर पार्ट में। वो कहता है स्लोप्स की मदद से चेक करके दिखाओ क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो 3 पॉइंट्स उनसे एक लाइन पे लाई करने का मतलब होता है पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर उनकी कुलिनियरिटी को चेक करना है, उनकी एक ही लाइन पे लाई होने की कंडीशन को चेक करना है, तो उसका आसान सा वे ये है कि आप इन तीनों पॉइंट्स में से किसी दो को उन दो को यूज़ करके स्लोप निकालें इस लाइन की। अगर ये दोनों किसी भी दो पॉइंट्स को यूज़ करके जो स्लोप्स आती हैं अगर वो इक्वल आ जाती हैं हर केस में, तो इसका मतलब वाकई फिर वो एक ही लाइन की स्लोप होंगी, यानी ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। बिकॉज किसी लाइन की स्लोप निकालने के लिए आप किसी भी जगह से दो पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो, इसलिए आपने स्लोप ऑफ ए भी चेक कर लेना है। और क्या चेक कर सकते हो, स्लोप ऑफ बी सी भी चेक कर लेना है, और स्लोप ऑफ सी ए या ए सी भी चेक कर लेना है। अगर ये तीनों आंसर सेम आ जाते हैं तो वाकई ये पॉइंट्स को लीनियर, मसलन ये 3 पॉइंट्स हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर ए और बी की मदद से स्लोप फाइंड करें तो y2 माइनस y1 का फॉर्मूला ओवर बेटा x2 माइनस x1 का फॉर्मूला, तो आंसर आपके पास इसका 4 आ गया। b और c की स्लोप निकालनी है तो ये x1 y1 कंसिडर कर लो, ये x2 y2, तो फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और आंसर इसका अगेन 4 आ रहा है। ऐसे c और a की स्लोप चेक करनी है, जिस मर्जी को x1 y1 कह लें, मैंने इसको x1 y1 इसको x2 y2 अगर कंसिडर करना है तो 9 माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 1। अब इसको भी चेक कर लो, 12 ओवर 3 आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब वाकई ए बी सी आर कोलिनियर, लाइज ऑन ए सेम लाइन। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में पॉइंट्स की मदद से चेक करना है, स्लोप्स की मदद से चेक करना है कि ये पॉइंट्स जो उनसे एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं लाई करते। जैसे मैंने इसका एक पार्ट किया, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग ऐसे ही चेक करिएगा। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड के, यानी आपने के फाइंड करना है जो क्वेश्चन के अंदर कहीं नज़र आ रहा है। वो कहता है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग बिलफर्स, एक लाइन का नाम मैंने L1 रखा, क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A 7 3 एंड B K -6। वो कहता है एक लाइन ये है, दूसरी लाइन का नाम मैंने L2 फर्ज कर लिया, उस वो जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आ रही है वो C -4 5 कह लिया, एंड जो दूसरा पॉइंट है D -6 4। क्वेश्चन क्या है, मैं अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप बुक से उसको टैली करो। वो कहता है K की वैल्यू बताएं सो दैट ये दोनों लाइनें नंबर 1 के ऊपर पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो K की वैल्यू बताना है, और अगर वो दूसरे केस में वो कहता है परपेंडिकुलर है तो K की वैल्यू बताओ। अब बात सबसे पहले यही है कि आपको स्लोप पता होनी चाहिए इन दोनों लाइंस की, तभी आप वो कंडीशन यूज़ करोगे जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोली थी कि दो लाइनें बेटा अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। आपने उस कंडीशन को यूज़ करके यहाँ से के फाइंड करना है जो सवाल के अंदर मौजूद है। और दूसरे नंबर पर उसने कहा था अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए इसकी स्लोप सबसे पहले। तो स्लोप का तरीका आप लोगों को पता है, वो आपने अडॉप्ट करना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि स्लोप इसकी क्या आ सकती है। सबसे पहले नंबर पे तो जो लाइन मैं इस तरफ लिख रहा था तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बेशक साथ लिख लें इस तरह, तो इसी तरह लिख लीजिएगा। M1 क्या आएगी और M2 क्या आएगी। देखो बेटा M1 निकालनी है तो वही फॉर्मूला, ये x1 y1 है, समझो ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा -6 -3 y2 y1 ओवर x2 x1 का मतलब k -7। सिमिलरली जो M2 आएगी आपके पास वो आएगी 4 -5 और नीचे आ जाएगा -6 + 4। इसको आप टैली कर लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, तो 4 -5 ओवर -6 + 4 बेटा ऊपर -1 नीचे -2, जवाब इसका 1/2 आ गया। इसका मतलब है जो L1 की स्लोप है वो है -9 ओवर, जो लिखा हुआ है वही मेंशन कर रहा हूँ, -9 ओवर k -7। इसका मतलब है जब मैं इस तरफ आऊँगा, इस पहले पार्ट की तरफ, लाइनें अगर पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल का मतलब होगा -9 ओवर k -7 शुड बी इक्वल टू 1/2।
वो करिए अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके के को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट पैरेलल कंडीशंस को चेक करना है और उसके बाद आपने सेकंड पार्ट में जाना है तो आपने इन दोनों की प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखना है। जैसे ही आप इनकी प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखोगे इसका मतलब है -9/k-7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आंसर -1 बनता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -18, ये उधर जाके k-7, ये जब इधर आके प्लस होगा तो k की वैल्यू आएगी -18 + 7 मीन्स -11। सिमिलरली जब आप इस हिस्से को सॉल्व करोगे तो ऊपर है -9, नीचे 2 × k-7, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका जो हिस्सा है। तो -9/2 × k-7 = -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सारी जो यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है दूसरी तरफ जाके प्रोडक्ट में आ जाएगी और ये वैल्यू आएगी। और फिर 2k-14 करोगे, वहाँ से बेटा ये 14 उधर जाके ऐड होगा 23 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 23/2। तो इस तरीके से आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ था उसको एंड करना है। आपने स्लोप पहले फाइंड करनी है और उसके बाद आप लोगों ने कंडीशंस पैरेलल की और परपेंडिकुलर की यूज़ करनी है तो आपके पास k की वैल्यू आएगी। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ज़रा ध्यान आ जाए सब लोगों का जी। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में से बेटा उसके अंदर उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके पास 3 वर्टिसेस दी हुई हैं। ए दिया हुआ है 6, 1, बी दिया हुआ है 2, 7 एंड सी दिया हुआ -6, -7। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि आप स्लोप्स की मदद से शो करो कि ये तीनों वर्टिसेस एक राइट ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन को चेक किया जाए तो आप सबको इस बात से फेमिलियर होंगे आप लोग कि परपेंडिकुलर दो लाइनें, दो साइडें आपस में होती हैं परपेंडिकुलर, यानी एंगल 90 का होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये शो कर दें कि इनमें से किसी दो पॉइंट्स की मदद से जो लाइंस बनती, यानी आप लोग करना क्या मैं चाह रहा हूँ कि शो ये कर दो कि अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है बेटा दो लाइनें परपेंडिकुलर की कंडीशन जेन में लाओ, उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आनी चाहिए। अगर हम लोग किसी 3 पॉइंट्स को चेक करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आए और पूछे कोई कि ये शो करके दिखाओ ये एक राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, ये तीनों कोने हैं उसके किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो आपने चेक ये करना है कि किसी दो को यूज़ करके आप स्लोप्स फाइंड करिए। स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो और स्लोप ऑफ सी ए निकालो। अगर उनमें से किसी दो की प्रोडक्ट -1 आ जाती है तो इसका मतलब है दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इसका मतलब उनके दरमियान एंगल 90 का आ जाएगा, तो वो वाकई एक राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों ने 4.1 में भी किया हुआ, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, उसमें भी आप लोगों ने 3 पॉइंट्स को चेक किया हुआ है कि वो राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है, वो तीनों कोने जो उनसे उसके हैं। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला और पैथागोरस थ्योरम को मैंने यूज़ करवाया था, लेकिन यहाँ उसने वर्ड लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ स्लोप। अगर वो ये ना कहता तो फिर आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आप लोगों को स्लोप्स की मदद से ही ये चीज़ चेक करनी है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ए बी और बी सी ही परपेंडिकुलर आएगा, ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता लगेगा। तो वो उसके लिए मैंने स्लोप ऑफ ए बी निकालनी है, उसका नाम मैंने m1 रख लिया। फिर मैंने स्लोप ऑफ बेटा बी सी भी फाइंड करना है, उसका नाम मैंने m2 रख लिया। और फिर मैंने स्लोप ऑफ सी ए भी फाइंड करना है और चेक करना है, हो सकता है मुझे इस थर्ड की ज़रूरत ही ना पड़े, पहली दो की प्रोडक्ट -1 नज़र आ जाए। तो अगर ऐसा आपको पहले ही नज़र आ जाता है तो फिर आप थर्ड स्लोप फाइंड भी ना करिएगा। अच्छा, फिलहाल मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। m1 यानी ए और बी के में से स्लोप बड़ी दफ़ा बता दी है, फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1। ओके बेटा, ये ऊपर आ रहा है 6 और नीचे आ रहा है -4, और ऑब्वियसली ये कटिंग करोगे तो ये लिखा हुआ है -3/2। अच्छा, अब ज़रा स्लोप ऑफ बी सी चेक कर लेते हैं। -7 - 7 / -6 - 2।
ओके, फॉर्मूला बनेगा -14/-8 और ये 7/4 करके आ रहा है, इसका मतलब है ये अभी नज़र आ रहा है इसकी प्रोडक्ट तो -1 नहीं बन रही। तो सी ए की स्लोप भी चेक कर लेते हैं। सी और ए की स्लोप चेक करनी है तो -7 -1, ये -7 -1 किया, नीचे -6 -6 किया, ऊपर -8 आ रहा है, नीचे -12 आ रहा है, 4 पे ये कट रहे हैं, 2/3 आ रहा है। हाँ, अब ये नज़र आ रहा है इन दोनों की प्रोडक्ट -1 नज़र आ रही है, यानी क्लियरली अगली लाइन आप यही लिखनी है क्लियरली m1 × m3 किया तो एक थी -3/2 और दूसरी है 2/3 और कैंसिल होके आंसर -1। इसका मतलब वाकई ए बी और सी ए आपस में परपेंडिकुलर हो गए, और अगर दो लाइंस जो सी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो फिर जो तीनों पॉइंट्स की मदद से आपके पास ट्रायंगल आएगी वो एक राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगी। ये था आज का पहला लेक्चर जो आप लोगों ने 4.3 का देखा। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।